गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बजट। एक्चुअली बजट 2023 काफ़ी ज़्यादा यूनिक है कई मायनों में। उसके रिगार्ड में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बजट होता क्या है, इसे कौन लाता है, क्यों ये लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ ये कहाँ मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। बजट हमेशा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और उससे रिलेटेड कई स्कीम्स होती हैं जो और भी क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बजट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बजट होता क्या है। तो बजट होता क्या है ये देख लेते हैं। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड से ईयर इन जनरल। बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल प्लान होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। बजट फाइनेंशियल प्लान होता है स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड कितना हो सकता है? वो 1 हफ्ते हो सकते हैं, 1 मंथ हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है। जनरली हम लोग 1 साल लेके चलते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और फाइनेंशियल ईयर हम लोग कब से कब तक होता है हमारा, ये यहाँ पे देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। ये कॉलोनियल पीरियड में ही शुरू हुआ था और अभी तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बात चल रही है इसको जनवरी में शिफ्ट करने के लिए कि 1 जनवरी से 12 दिसंबर तक हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब जैसे होगा वो हम बताते जाएंगे। अब देखिए बजट ये कहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, जो कि आर्टिकल 112 हमारा डिफाइन करता है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो और उसी को हम अपने कैजुअल लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम बजट बोलते हैं। वो होता क्या है? बजट का मतलब एक सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहें तो पैसा। एक नॉर्मल तरीके से हम देखें तो होता है पैसा। कैसे? जब आप किसी मोबाइल शॉप में या कहीं भी आप जाते हैं तो वो पूछता क्या है, कितना बजट है आपका, उसी हिसाब से। मतलब आप कितना खर्च करने के मूड में हो, कितना खर्च करना है आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे मोबाइल है, कहीं और कुछ होगा, तो उसी को हम बजट कहते हैं। तो बजट का मतलब है कि वो पैसा, कितना पैसा हम खर्च करने के मूड में हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा खर्च करना है हमें, वो होगा हमारा बजट। अब पैसा हमें खर्च करना है तो पैसा हमें कहीं से आ रहा होगा, है ना? नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? अब आपको आप पैसे को 100 रुपए खर्च करना है तो कहीं ना कहीं से वो 100 रुपए आएगा, तभी तो आप 100 रुपए खर्च करेंगे ना। तो वही एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। हम नहीं प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली, मतलब मेरा मतलब गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करते हैं। तो उसी प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड, क्योंकि हमको प्लान करना है ना कि 1 साल में कितना हम खर्च करने वाले हैं, किया तो हमने नहीं है, और कितना हमारे पास आएगा, आया तो नहीं है। हम एक उम्मीद एक एस्टिमेट बना रहे हैं कि इतना हमको खर्च करना पड़ सकता है, पड़ेगा, और इतना हम यहाँ से इसको मैनेज करेंगे। तो वो एक एस्टिमेट होता है। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एस्टिमेट होता है। अब देखिए, अब बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। वही स्पेसिफाइड पीरियड 1 साल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करती है, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का काम है। उसके अलावा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब मीडिया में जितना पैसा कहीं खर्च कर रहा है, डीडी न्यूज़ चल रहा है, वहाँ पे कितना क्या कैसा खर्च होना है, तो वो अलग मिनिस्ट्री है। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आ जाएगी तो कितना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कितना पैसा जाएगा, वो अलग एक पैसा होता है, जिसके थ्रू वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करते हैं और सब्सिडीज देते हैं टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। तो वो इस बेसिस पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज का अलग अलग पैसा रिक्वायरमेंट होता है। तो उन सब मिनिस्ट्रीज को से कंसल्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है ये सारी मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, जो कि यहाँ पे लिखा है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द अदर मिनिस्ट्रीज प्रिपेयर्स द एनुअल बजट। द बजट विल बी जनरली प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और वो फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी, पहले ये अप्रैल में था, अभी उसको शिफ्ट कर दिया गया, मार्च में था, फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया है फरवरी में। तो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट कर देती हैं, प्रेजेंट कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे
पार्लियामेंट में। और बजट प्रेजेंट करने से जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे, मतलब एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में ही। तो अब इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट तो हम जान लिए कि आने वाले साल के लिए हमको कितना खर्च करना होगा, और हमारे पास वो जितना खर्च करना होगा वो आएगा कहाँ से, इसको तो हम बता दिए कि हमारा बजट है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? तो अब इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे वर्सेस बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा होता है, इसके लिए तुम देख लिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, फॉलोइंग ईयर के लिए होता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर के लिए होता है, प्रीवियस ईयर के लिए होता है। अब प्रीवियस ईयर के लिए कैसे होगा? देखिए, जो ये हमने बजट बनाया है इस साल के लिए, तो जो ये साल जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे हम पैसे खर्च करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम नेक्स्ट ईयर उसके लिए अगले साल के लिए जो बनाने लगेंगे बजट, तो ये जो साल का हम पैसा खर्च किए हैं इसका भी तो रिकॉर्ड हमको देना पड़ेगा ना, कि हमने इतना सोचा था, हमको मिला इतना, और उसमें हमने खर्च किया इतना। ठीक है, तो इसी को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो जो जिस समय हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस समय इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल में जितना हमने एस्टिमेट बनाया था उसमें हमें कितना रेवेन्यू आया और कितना खर्च हुआ, वो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। और इस साल से आगे जाने पे हम कितना एस्टिमेट बना के चल रहे हैं कि कहाँ से कितना हमको खर्च करना है और कितना पैसा कहाँ से हम उसको अर्न करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो होता है हमारा बजट। तो इन दोनों चीज में ये डिफरेंस है। अब इकोनॉमिक सर्वे में भी दो चीज होता है, एक एक्चुअल होता है, एक एस्टिमेट ही होता है, एक्चुअल होता है, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है। तो जो हमारा हो चुका था, अब आपको इसमें डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा, बस आप हमारी बात सुनते रहिएगा। देखिए, ये प्रेजेंट हम कब करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा बजट आता है 1 अप्रैल किसी ईयर से लेके उस नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, और हम ये जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं और बजट प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आता है 31 जैन को और ये आता है 1 फेब को। अब ये देखिए, 1 अप्रैल से आगे का तो हम बता देंगे कि हमको इतना पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे, इतना हम खर्च करेंगे। ये 31 जैन को आया है, तो यहाँ तक जो खर्च हुआ है वो भी हम सामने रख देंगे। तो बजट का काम हो गया, इकोनॉमिक सर्वे में दिखा दिए कि हम अभी तक 31 जैन या 31 जन को हम रख रहे हैं, लेकिन ये सब बनाने में 1-1.5 महीने लग जाते हैं। तो दिसंबर तक का ही या नवंबर तक का ही कितना खर्च हुआ है, कितना हमने एक्सपेक्ट किया था, कितना हमें मिला, वो सब चीजें इकोनॉमिक सर्वे होती हैं। तो जब 31 जन को रखेंगे तो वो पिछले साल के दिसंबर तक ही आएगा, दिसंबर या जनवरी तक ही आएगा। तो जितना खर्च हुआ होगा, जितना हमें मिला होगा, उसका रिकॉर्ड ये होता है। और 1 अप्रैल से आगे का रिकॉर्ड, अप्रैल से आगे का रिकॉर्ड ये होता है। तो इस जो बीच का पीरियड होता है, इसमें भी तो कुछ खर्च होना होगा, इसमें भी तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा कमाएंगे। उस पीरियड को फिर से हमको, क्योंकि हम बना रहे हैं, उस पीरियड से हमको फिर से बनाना पड़ेगा कि यहाँ तक का तो हम ये रिकॉर्ड है, आगे के लिए हम वो दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्योंकि ये तो हम एस्टिमेट बना चुके हैं ना, अब एस्टिमेट के हिसाब से जो होना था हो गया, अब फिर से एस्टिमेट बना रहे हैं इस बीच पीरियड के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ये डिफरेंस हुआ। अब देखिए, अब बजट में कहां से क्या पैसा आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक और पेज हम देख लेते हैं। अब देखिए, आता है बजट। बजट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट का मतलब पैसा, एक तरह से कि आपका कितना पैसा मतलब कितना पैसा आप खर्च करने के मूड में। तो इस आने वाले पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, वो हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिखेंगे तो खर्च करना। ठीक है, और इस पैसे को जिसको हमको खर्च करना है वो हमें मिलेगा कहाँ से, ये भी तो बड़ी बात है ना, कि जितना खर्च करने के को आए वो हमें पैसा मिलेगा तभी तो हम खर्च करेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिसीट, मतलब मिला, रिसीव किया, तो उसको हम बोलते हैं रिसीट। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया रिसीट।
अब दो तरीके से हमें पैसा मिलता है। एक तो हमें पैसा मिलता है, या दो तरीके से हम खर्च करते हैं। एक तो हमें जो पैसा मिला कि हमको जनरली यहाँ से 10 रुपये, वहाँ से 20 रुपये, ऐसे हमारे रेगुलर इनकम है कि हमको सैलरी मिल रही है, हमारा 30,000 रुपये यहाँ से आ रहा है, 40,000 रुपये वहाँ से आ रहा है। और एक ये होता है हमें पैसा और कहाँ से मिल सकता है कि हमने अपना घर बेच दिया, तो वहाँ से भी हमें 2-4 लाख रुपये इकट्ठा मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके से होता है। एक तो हमारा रेगुलर इनकम होती है जो हमारे पास आ रही होती है, और एक हम कोई प्रोजेक्ट के तहत कोई काम करते हैं जिसका हमें तुरंत उसी इंस्टेंट में मिलता है, वो उसके बाद फिर हर बार नहीं मिलता रहेगा। जो हमने काम किया उसका हमें मिल गया, तो उस जो हमने काम किया, ये घर बेचा या कुछ किया, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हम किसी से लोन ले लिए बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि हम बैंक से लोन उठा लिए 10 लाख रुपए का, तो वो भी हमारे पास इकट्ठा पैसा आ गया ना, वो हमें सैलरी में थोड़ी ना मिल रही थी, हर महीने थोड़ी ना मिल रहा था, तो वो हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। और जब हमारा सैलरी आ रही है, हर महीने हमारी बंदी हुई है, हम कुछ करेंगे ऑब्वियसली उसके लिए, लेकिन हाँ वो हर महीने हमारी बंदी हुई है, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। तो ये कितना हो गया रिसीट, ये होता है रेवेन्यू रिसीट, और ये होता है दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। उसी तरह एक्सपेंडिचर, हम जो खर्च करने वाले हैं वो कैसे खर्च करने वाले हैं। अब हमारे घर में हमारे मेड होंगी, खाना बना रही होंगी, झाड़ू पोछा कर रही होंगी, उनको हमको पैसा देना होगा, तो वो कहाँ से होगा, उसमें देखिए उनको हमको सैलरी देना होगा, ठीक है, सैलरीज, एक मिनट, हाँ, तो उनको हमें देना होगा, तो उसको हम लगातार हमको हर महीने देना होगा, तो उसको हम फिर से वही कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर से जहां जैसे मान लीजिए कि हमको कोई घर खरीदना है, तो फिर भी हमें पैसा खर्च करना होगा, तो अब हमको इकट्ठा पैसा खर्च करना होगा, हमको हर महीने नहीं देना है। कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उसमें हमको पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो ये कोई प्लांट सेटअप करना है उसमें हमको, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके सबके एग्जांपल्स हम दो दे रहे हैं। जैसे रेवेन्यू रिसीट है, हमको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज देखिए, जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से ऐसे मिल सकता है, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उस फॉर्म में कोई फॉर्म 1000 रुपए का होता है, कोई फॉर्म 500 रुपए का होता है। 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, तो 1000 रुपए का एक फॉर्म, 1 करोड़ लोग अगर फॉर्म भरे तो 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वो होता है रेवेन्यू। तो फीस हो गई, उसके बाद फाइन्स हो गया। जैसे कि आप फाइन देखिए, कोई लेट फाइन चार्ज करता है, या हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते उसमें चालान कटता है, वो सारे पैसे जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो सब रेवेन्यू रिसीट में आ जाते हैं। अब कैपिटल रिसीट, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई किसी ना किसी का चालान कट रहा होगा, हर महीने पैसे आ रहे होंगे, लेकिन कैपिटल रिसीट कहाँ होगा, कैपिटल कहाँ से मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने कोई पैसा कहीं पे खर्च लगा दिया, अब यहाँ से हमको पैसा मिलने लगेगा, कोई प्लांट सेटअप किया, वो होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसी हमारे पास कोई प्लांट है, उसको हमने बेच दिया, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब हमने बेच दिया तो हमारे पास इकट्ठा पैसा हमें आ जाएगा, उसका कुछ नहीं मिलेगा, वहां से पैसा हमें मिल रहा है, वो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा पैसा हमें कहाँ से मिलेगा, हमने लोन ले लिया काफी, तो उसको हम बोरोइंग बोल देते हैं, किसी से हमने उधार ले लिया, तो वो हमको बाद में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी पैसा आ गया है, उसको बोरोइंग बोलते हैं। इसी तरह रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, हम किसी को सैलरी देते हैं, जैसे हमारे झाड़ू पोछा करने वाली, जिसे हम डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं, घर के लेवल पे देखते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे, तो जो हमारे झाड़ू पोछा करने वाले हैं, जो हमारे किचन कुक हैं, उनको हमें पैसा देना पड़ रहा है, जो हमारा लॉन्ड्री वाला है उसको हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो वो एक सैलरीज, जो हमको सैलरीज देनी पड़ रही है, जो सैलरीज देनी पड़ी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। इसी तरह हमको पेंशन, गवर्नमेंट की बेसिस पे देखें तो गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ रहा है जो रिटायर हो जाते हैं, तो पेंशंस मतलब हर महीने उनको देना है। जो भी चीज बार बार हो रही है वो रेवेन्यू है, जो एक बार हो रही है वो कैपिटल है। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट है, पेट्रोल पंप सेटअप कर दिए, या ग्रीन एनर्जी प्लांट सेटअप कर दिए, विंड मिल खोल दिए, ये सब चीज एक बार पैसा लगता है, बन जाता है, उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस कर रहा होता है, वो मेंटेनेंस चीज अलग हो जाती है, एक ही बार खर्च करना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब एग्जांपल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। इस इन्वेस्टमेंट के अलावा पैसा खर्च करना ना, हाँ, तो अब हम किसी को उधार दे दिए, इकट्ठा हमारे पास से 1 लाख रुपए चला गया, हम किसी डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं, हम किसी आदमी को 1 लाख रुपए दे दिए, तो हमारा 1 लाख रुपए हमारा कम हो गया, ठीक है,
एक बार में चला गया, तो वो हमारा हो जाता है मतलब किसी को लेंड देना, वहाँ पे बोरोइंग था, यहाँ पे लेंड या लोन गिविंग, लोन ग्रांट, ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें दो चीज और इम्पोर्टेंट है, ये देखना कि हमारे पास कब हमें इफेक्ट हो रहा है। जैसे रेवेन्यू है, अब जो हमको सैलरी देनी है, ठीक है, तो वो तो हमें देना ही है, तो उसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हमें मालूम है कि हमको जो हमें मिलेगा उसमें से हमको इतना इतना देना है। कुछ चीजें जिसमें हमको इकट्ठा देना होता है उसमें हमें फर्क पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, एक आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो या हाँ इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वो एक होता है, हम लोग पढ़ते हैं A = C+L। A मतलब एसेट, C मतलब कैपिटल, L मतलब लायबिलिटीज। तो जैसे कैपिटल बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा, जैसे लायबिलिटीज घटेगी एसेट बढ़ेगा, या लायबिलिटीज घटेगी या बढ़ेगी लायबिलिटीज तो एसेट घटेगा, लायबिलिटीज घटेगी तो एसेट बढ़ेगा, इस तरह से होता है। अब देखिए रेवेन्यू में हम चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसीट हो, इसमें ना हमारे एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा ना हमारे लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ेगी। लेकिन कैपिटल जहां आएगा, अब जैसे कैपिटल हमको इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसा हमको खर्च करना है, तो हमारा एसेट, हमारे पास जो पैसा था वो कम हो गया ना, तो वो इन्वेस्ट होता है, ठीक, वो हमारा यहाँ पे एसेट कम हो रहा है। या हम किसी को उधार दे दिए तो भी हमारे पास लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई ना, मतलब हमारी लायबिलिटीज कम हो गई ना, हम किसी को दिए तो वो हमको देगा, दूसरा लायबल हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल रिसीट में देखिए डिसइन्वेस्टमेंट, हमने किसी पार्ट को हमने बेच दिया तो हमको इकट्ठा पैसा मिल गया, तो हमारा एसेट कम हो गया ना। यहाँ पे देखिए एसेट कम हो रहा है या और लायबिलिटीज बढ़ रही है। ये बोरोइंग ले ली, हम किसी से उधार ले लिए तो हम लायबल हो गए ना उसको पैसा पेमेंट करने के लिए, अभी उसको हम हर महीने उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हर साल उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद इकट्ठा हम पैसा उसको वापस करेंगे, तो लायबिलिटीज बढ़ गई। यहाँ कैपिटल में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे हम कैपिटल, तो या तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, सॉरी एसेट हमारा या तो एसेट हमारा डिक्रीज होगा या तो हमारा एसेट डिक्रीज होगा या तो हमारा कैपिटल सॉरी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। हम अगर कहीं यहाँ पे एसेट हमारा इंक्रीज होगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सॉरी एसेट डिक्रीज होगा या तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दिक्कत हो गई, बाकी ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था पूरा बजट का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। एक्सक्यूज मी, ये पेन नहीं चल रहा है, कौन सा, यहाँ पे चल नहीं रही, तो